हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं अब्दिस बघेल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस स्टडी इंस्टीट्यूट में। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, इस चैनल पर आप सभी लोगों को डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से रिलेटेड सभी जानकारी प्रोवाइड कराई जाती है और एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी आपको दी जाती है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे होंगे, अभी एक दो दिन पहले ही ये भारत सरकार का राजपत्र जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था कि जो पोस्टमैन, एमटीएस और मेल गार्ड है, उनके भर्ती नियमों को बदला गया है। तो जो भर्ती नियम बदले हुए हैं उन्हें किस प्रकार से बदला गया है वो आज हम जानने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो लंबा ज़रूर होगा, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं, जो भी ग्रामीण डाक सेवक और जो भाई हमारे ग्रामीण डाक सेवक हैं और जो खुली भर्ती से भी जिनकी पोस्टमैन की भर्ती होती है, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगर आपका भी सपना डाक विभाग में आने का है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, ये भारत का राजपत्र जारी किया गया है, द गजेट ऑफ इंडिया। तो ये आपका 31 अगस्त 2023 को इसको जारी किया गया है और ये सीधा आपका राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद परंतु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डाक विभाग के पोस्टमैन, मेलगार्ड समूह का भर्ती नियम 2018 को संशोधित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं। अर्थात मतलब कि जो आपका 2018 में जो संशोधित नियम था उसमें संशोधन किया हुआ है। तो अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं क्या क्या संशोधन हुआ है पोस्टमैन की भर्ती में और मेल गार्ड की भर्ती में और आपका एमटीएस के लिए मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इस वीडियो में मैं आपके लिए पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए आपको बताने वाला हूं कि पोस्टमैन और मेल गार्ड में क्या क्या संशोधन हुआ है। ठीक है फ्रेंड, तो जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, इन नियमों का संक्षिप्त नाम डाक विभाग पोस्टमैन मेलगार्ड समूह भर्ती संशोधन नियम 2023। ये जो आपका भारत सरकार के द्वारा जो गजट जारी किया गया है, ये नियम में उन सभी लोगों के लिए बहुत सारी कन्फ्यूजन हो रही है कि ये कब से लागू होगा, जो पुराने वाले हैं उन पर लागू होगा या जो नई भर्ती होगी उस पर लागू होगा। तो दोस्तों ये 31 अगस्त 2023 के बाद जो भी पोस्टमैन मेल गार्ड में भर्ती होंगे उनके ऊपर ये नियम अप्लाई होंगे। ठीक है ना फ्रेंड, आप 31 अगस्त 2023 के बाद जो भी पोस्टमैन मेल गार्ड में भर्ती होंगे उनके ऊपर ये नियम लागू होंगे। ठीक है ना, ये नियम राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है। डाक विभाग पोस्टमैन मेलगार्ड समूह का भर्ती नियम 2018 की अनुसूची में पोस्टमैन के पद से संबंधित क्रमांक संख्या 1 के सामने स्तंभ 1 के अधीन विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी। मतलब जो स्तंभ 1 था, जो नियम 1 था डाक विभाग में, उसके अधीन प्रविष्टियों पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, जो प्रविष्टि मैं आपको नीचे बताने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड, डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक के रूप में कार्यरत व्यक्तियों के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10 उत्तीर्ण और अन्य सभी के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट ये होने वाला है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सीधा सीधा बताया जा रहा है कि डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक मतलब कि जो डाक विभाग में जो कर्मचारी है ग्रामीण डाक सेवक, जिसको 5 घंटे का काम रहता है, जो ग्रामीण क्षेत्र में जो काम करता है उसको हम ग्रामीण डाक सेवक कहते हैं। तो जो ग्रामीण डाक सेवक है उसके लिए अगर जो पोस्टमैन या मेल गार्ड का जो एग्ज़ाम देना चाहता है तो उसके लिए ओनली 10वीं पास होना अनिवार्य है। ठीक है ना फ्रेंड, और अन्य सभी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण, मतलब जो खुली भर्ती होगी उससे अब पोस्टमैन के लिए 12वीं करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपने 12वीं नहीं की है तो आप पोस्टमैन नहीं बन सकते खुली भर्ती के तहत। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रामीण डाक सेवक, जो ग्रामीण डाक सेवक है उसको 10वीं है और जो खुली भर्ती है उसके लिए आपको 12वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ठीक है फ्रेंड, तो आगे चलते हैं। कंप्यूटर का कार्य साधक ज्ञान, मतलब कंप्यूटर का आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ही अनिवार्य है। संबंधित डाक सर्कल या डिवीजन की स्थानीय भाषा का ज्ञान, जिस डाक सर्कल पे आप जा रहे हैं उसकी भाषा का ज्ञान होना चाहिए, लोकल भाषा का आपको ज्ञान होना चाहिए। ठीक ना, उम्मीदवार के पास 2 पहिया हल्के मोटर वाहन चलाने के लिए वैध लाइसेंस होना चाहिए। आपके पास 2 पहिया वाहन का, मोटर का, गाड़ी का एक ड्राइविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। ठीक ना, परंतु यह कि दिव्यांग जनों को इस प्रकार के लाइसेंस होने से संबंधित छूट दी जाएगी।
जो दिव्यांग हैं उनको इस लाइसेंस धारक से छूट मिलेगी। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे देखेंगे डाक सर्कल या डिवीजन की स्थानीय भाषा डाक विभाग द्वारा समय समय पर प्रशासनिक अनुदेशों के अनुसार निर्दिष्ट होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बता रहा है जो डाक विभाग की जो भाषा है वह समय समय पर जो हर सर्कल की अलग अलग प्रकार की आपकी भाषा वहाँ पे जो सर्किल हेड होंगे वो आपको सर्किल के द्वारा जारी करते रहेंगे। ठीक है ना फ्रेंड। संबंधित डाक सर्कल या डिवीजन की स्थानीय भाषा का ज्ञान न रखने वाले व्यक्ति भी नियुक्ति के लिए पात्र होगा। मतलब कि आप ऐसा नहीं है कि आप जिस सर्कल की भाषा नहीं जानते हैं, ऐसे कोई एमपी का है मान लो और वो जाके आपका नॉर्थ ईस्ट में काम करने जाएगा तो वहाँ पे, या फिर वो आप मान लो कर्नाटक जाए या आपका तेलंगाना जाए तो वहाँ की भाषा नहीं आ रही है तो वो नियुक्ति के लिए डिस्क्वालीफाई नहीं है, वो भी नियुक्ति ले सकता है। लेकिन उसमें क्या रहेगा, आपको उस व्यक्ति को उसकी जो भाषा है उसको सीखना बहुत ही अनिवार्य होगा। ठीक है, ऐसी स्थानीय भाषा परीक्षा को उत्तीर्ण करना परिवीक्षा पूर्वी की पूर्व शर्त होगी। मतलब कि जो परिवीक्षा से पहले उस स्थान की भाषा को आपको सीखना होगा, जो समय अवधि दी गई होगी उस अवधि में आपको उस स्टेट की भाषा को आपको सीखना होगा, उस सर्कल की भाषा को। ठीक है ना भाई, आगे चलते हैं। परंतु यह है कि वह उम्मीदवार जिसने 10वीं या उससे ऊपर की कक्षा में एक विषय के रूप में संबंधित डाक सर्कल या डिवीजन की स्थानीय भाषा की परीक्षा उत्तीर्ण की हो, उसे ऐसी स्थानीय भाषा से छूट दी जाएगी। मतलब कि आपका सीधे सीधे बताया जा रहा है यहाँ पे, या जिसने 10वीं उत्तीर्ण की है या ऊपर कक्षा में एक विषय के रूप में संबंधित डाक या सर्कल में स्थानीय भाषा की परीक्षा को उत्तीर्ण किया है तो उसको ऐसी स्थानीय भाषा से छूट दी जाएगी। ठीक है ना। परंतु यह है कि ग्रामीण डाक सेवक को ऐसी स्थानीय भाषा परीक्षा से छूट प्रदान की जाएगी। टिप्पणी 3, जिस उम्मीदवार के पास दोपहिया हल्के मोटर वाहन चलाने का वैध लाइसेंस नहीं है वह भी नियुक्ति के लिए पात्र होगा। तथापि ऐसे अभ्यर्थी जो नियुक्ति के समय दोपहिया या हल्के मोटर वाहन चलाने के लिए वैध लाइसेंस धारक नहीं है उनको ऐसा लाइसेंस प्रस्तुत करने तक या नियुक्ति की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक जो पहले भी हो आवधिक वेतन वृद्धि नहीं मिलेगी और ऐसा लाइसेंस प्रस्तुत करने पर या 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति पर उसके वेतन की उत्तरव्यापी प्रभाव से वेतन की उस पुनरुत्तर निर्धारित किया जाएगा जिस स्तर पर आवधिक वेतन वृद्धि नहीं रोके जाने पर पहुंच चुका होता है। इस बीच की अवधि के लिए वेतन की किसी भी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। तो सीधा सीधा दोस्तों मैं आपको इसका इतने जो उन्होंने बताया उसका सीधा सीधा एक जवाब है कि जिसके पास ऐसे मान लो लाइसेंस नहीं है और उसका पोस्टमैन में सिलेक्शन हो गया, दोपहिया है हल्के वाहन का उनके पास लाइसेंस नहीं है, लेकिन उसको 5 साल की अवधि में उसको आपको लाइसेंस बनवाना होगा। लेकिन उसमें नियम उसमें क्या बताया जा रहा है, जो आपका इंक्रीमेंट लगता है जब तक आपका इंक्रीमेंट नहीं लगेगा जब तक कि आपके उस दोपहिया वाहन के लाइसेंस नहीं दे दोगे, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस आपको डीएल नहीं दे दोगे, आप अपने सर्कल ऑफिस में जमा नहीं करा दोगे तब तक आपकी वेतन वृद्धि नहीं की जाएगी। और ऐसा लाइसेंस प्रस्तुत करने पर या 5 वर्ष की अवधि की समाप्ति उसके वेतन के उत्तरव्यापी वेतन से पुनर्निर्धारित किया जाएगा। तो और आवधिक वेतन वृद्धि रोक जाने पर पहुंच चुका होता है। तो मतलब कि आपका मान लीजिए आपका जनवरी में ज्वाइन हुए हो आप, और आप जनवरी में ज्वाइन होने के बाद आपका जुलाई में इंक्रीमेंट लगेगा। अगर आपने जुलाई तक नहीं पहुंच पाता है तो आपका फिर जनवरी में फिर आप अगस्त में पहुंचाते हो या फिर आप सितंबर में पहुंचाते हो तो फिर आपका जाके जनवरी में इंक्रीमेंट लगेगा। ठीक है ना फ्रेंड। तो आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से। दोस्तों वीडियो लंबा जरूर हो रहा है लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे तो आपके मन में जो भी पोस्टमैन, मेलगार्ड या जो ग्रामीण डाक सेवक हैं उनका पूरा भर्ती संबंधित जो नियम जारी किए गए हैं वो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड। तो आपको किसी से भी पूछने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि लोगवा किस प्रकार से ये जो बातें कहते हैं कि इसमें इतनी अवधि है, उसमें इतनी अवधि है, इतनी अवधि के बाद इनका सिलेक्शन होता है, इतनी नियम इतना है। आप एक बार इस वीडियो को देख लोगे पूरे संशय पूरे डाउट आपके सभी क्लियर हो जाएंगे। ठीक ना। सीधी भर्ती के मामले में 2 वर्ष या डाक विभाग द्वारा निर्धारित अनिवार्य प्रशिक्षण को सफलता पूरा किया हो तो स्तंभ 7 की स्थानीय भाषा परीक्षा उत्तीर्ण की हो। पूरी भर्ती की जो आपकी 2 साल की टाइम पीरियड है उसको भी आपको प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पास करना होगा। 50% पद भर्ती करने वाले डाक सर्कल के बहुकार कर्मचारी बंद से सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के आधार पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे। ऐसा न होने पर इन रिक्तियों को सेकंड के अनुसार भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या में जोड़ दिया जाएगा। मतलब जो आपके 50% पद हैं जो आपके पोस्टमैन के
जो आपकी खुली भर्ती होती है उसमें 50% पद जो ग्रामीण डाक सेवक के लिए यहाँ पे दिए जाएंगे, ठीक है ना। 50% भर्ती करने वाले डाक सर्कल के उन ग्रामीण डाक सेवकों के लिए सीमित प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरे जाएंगे जिन डाक सर्कलों ने उस रिक्ति वर्ष के जनवरी माह के पहले दिन या केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के पद पर नियमित 5 साल तक कार्य किया हो। हाँ दोस्तों, तो मैं आपको जैसा कि बता रहा था कि अगर आप एक GDS हैं और आपको पोस्टमैन बनना है या आपको मेल गार्ड बनना है तो आपकी सर्विस कितना होनी चाहिए। तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए या फिर आप इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अगर आप एक पोस्टमैन हैं और अगर आप एक GDS हैं, एज ए GDS आपने ज्वाइन किया है तो आपको एक जो जनवरी की पहली तारीख होगी उससे पहले आपको 5 साल पूरा कर लेना चाहिए, तभी आप एक पोस्टमैन और मेल गार्ड का एग्ज़ाम दे पाएंगे। समझ रहे ना फ्रेंड। जैसे कि मान लो आपने अगर जनवरी में ज्वाइन किया है, जनवरी आपने 5 जनवरी को ज्वाइन किया है तो आपकी जो सर्विस काउंट होगी वो 5 साल बाद होगी। अब आप एक दिन पीछे हो जाओगे, क्योंकि अगर आप 31 दिसंबर से पहले आपको ज्वाइन करते हो और आपकी 5 साल 1 जनवरी से पहले 5 साल हो जाती है तो आपको पोस्टमैन मेल गार्ड का आप एग्ज़ाम दे सकते हो, ठीक है ना फ्रेंड। तो यहाँ पे देखें, प्रोन्नति के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा की योजना डाक विभाग द्वारा समय समय पर जारी की जाएगी। प्रशासनिक अधिनिर्देशों की जिसमें डाक सर्कल या डिवीजन की स्थानीय भाषा की परीक्षा और डाटा एंट्री कौशल परीक्षा भी शामिल होगी। तो ये आप देख सकते हैं जैसे कि हर साल आपके जो विभागीय एग्जाम कराया जाता है ग्रामीण डाक सेवकों के लिए, तो उसमें आप प्रतियोगी परीक्षा पास करके और जो डाटा एंट्री टेस्ट होता है उसको भी आप पास करके इसमें पोस्टमैन मेल गार्ड में जा सकते हैं, ठीक है ना। केवल ग्रामीण डाक सेवकों के लिए आयोजित परीक्षा खुले बाजार से सीधी भर्ती संबंधी परीक्षा की योजना डाक द्वारा समय समय पर जारी प्रशासनिक निर्देशों के अनुरूप होगी, जिसमें समय डाक सरकार डिवीजन की स्थानीय भाषा की परीक्षा और डाटा एंट्री कौशल परीक्षा भी शामिल होगी। जो ग्रामीण डाक सेवक है उनके लिए भी आपकी जो ग्रामीण डाक सेवक है उनके लिए विभागीय परीक्षा होगी और जो खुली भर्ती है उसके लिए भी आपको डाटा एंट्री कौशल आपको पास करना पड़ेगा, मतलब आपको कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट पास करना पड़ेगा, ठीक है ना। डाक विभाग प्रशासनिक आदेशों के माध्यम से एक या अधिक डाक सर्कलों के उन ग्रामीण डाक सेवकों को दिल्ली डाक सर्कल में नियुक्ति के लिए अनुमति दे सकता है जो अन्यथा इन नियमों के पाबंदों अनुसार पाते हैं। ऐसी नियुक्ति डाक विभाग समय समय पर निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन है। तो यहाँ पे सीधे सीधे बताया, डाक विभाग प्रशासनिक अनुदेशों के माध्यम से एक या अधिक डाक सर्कलों के उन ग्रामीण डाक सेवकों को, मतलब ऐसे नॉर्थ ईस्ट के जो आपके हैं उनको दिल्ली डाक सर्कल में भी नियुक्ति के लिए आदेश दे सकता है। रिक्ति वर्ष के जनवरी माह के पहले दिन या केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर अनुसार वेतन मेरिट बहु के कर्मचारी बंद के ग्रेड 3 की नियमित सेवा और रिक्त वर्ष जनवरी के पहले दिन। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैंने जो आपको ऊपर बता दिया है कि आप 1 जनवरी से पहले आपको ज्वाइन होना चाहिए। 1 जनवरी से पहले आपकी 5 साल पूरे कर लेने चाहिए। अगर आप 1 जनवरी के बाद ज्वाइन करते हो तो आपको 5 साल पूरा होना चाहिए, ठीक है ना, 1 जनवरी तक। जहाँ किसी कनिष्ठ पूरी कर लियो सीमित विभागीय परीक्षा प्रतियोगी परीक्षा के लिए पात्र, वहाँ ज्येष्ठ भी ऐसी परीक्षा के लिए पात्र होंगे। जो जिन्होंने, हाँ यहाँ पे एक चीज़ और है, आप ये वो भी देख लीजिए, यहाँ पे जिन्होंने 5 वर्ष की अवधि पूरी कर ली या जिसकी 5 साल से ज़्यादा भी हो चुकी है, किसी की 10 साल होगी, तो वो भी इसके लिए पात्र होंगे। परंतु कनिष्ठ दोनों को एक ही भर्ती प्रणाली से भर्ती किया गया हो और वर्तमान पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति से पूर्व एक ही पोषक प्रवर्ग में रह रहे हो, परंतु यह उक्त ज्येष्ठ द्वारा की गई सेवा अपेक्षित पात्र से अवधि की आधे या उससे अधिक या 2 वर्ष जो भी कम हो उस कम ना हो और अगले उच्चतर ग्रेड श्रेणी में उनको परीक्षा के लिए सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। यहाँ पे रूल 38 के अधीन स्थानांतरण का लाभ उठाने के बाद उसकी ज्येष्ठता खो दी हो। मतलब कि अगर आप रूल 38 का जो ट्रांसफ़र होता है रूल 38 के तहत, उसके आपने अगर अपनी जो सीनियरिटी है अगर वो आपने खो दी है तो उसको जो आपका उससे पहले ज्वाइन हुआ है उसको ज़्यादातर आपके उसमें श्रेष्ठता नहीं दी जाएगी। किसी अधिकारी की पात्रता मूल रूप से धारित पद और वेतन मैट्रिक्स में पद के प्रशासनिक वेतन आधार पर निर्धारित की जाएगी, ना कि स्तर के आधार पर। मतलब कि यहाँ पे जो आपकी जो मूल वेतन होगा आपको वही दिया जाएगा, ना कि किसी और कर्मचारी के बराबर, ठीक है ना। जो आपका संवर्ग होगा उसी संवर्ग में आपको वेतन निर्धारित किया जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड। तो यहाँ डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक के रूप में कार्यरत व्यक्तियों के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण और सभी मान्यता प्राप्त से 12वीं उत्तीर्ण होना आपको इम्पोर्टेंट, जैसा कि मैं आप सभी को बता चुका हूँ दोस्तों। तो इस प्रकार से सीधा मैं आपको और बताने वाला हूँ
तो आपको जो ग्रामीण डाक सेवक हैं उनके लिए 5 साल होना चाहिए जो आपका पोस्टमैन मेल गार्ड का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, और 1 जनवरी से पहले आपको 5 साल होना आपका अनिवार्य है। और जो खुली भर्ती हो रही है उनके लिए 12वीं पास होना अनिवार्य है, और जो ग्रामीण डाक सेवक हैं उनके लिए 10वीं होना अनिवार्य है, और डाटा एंट्री टेस्ट उनका जो होगा उसके लिए उनको पास करना पड़ेगा, तभी आप पोस्टमैन मेल गार्ड में जा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप जितना हो उतने से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो हमारे नए GDS भाई उनके साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि उन सभी लोगों को पता चल सके कि आप एज अ GDS कितने दिन काम करने के बाद आप एक विभागीय प्रमोशन ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, दोस्तों वीडियो काफ़ी टाइम से नहीं बनाया है, इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ा आपको कम ज़्यादा हो रही होगी, क्योंकि मैंने 1 साल से लगभग वीडियो नहीं बना रहा था। लेकिन अब आप इस चैनल पर वीडियो कंटिन्यू आते रहेंगे, तो दोस्तों धीरे धीरे मैं इम्प्रूव करूँगा अपने आप को भी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। धन्यवाद, थैंक यू।